बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 8 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 8.8 डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। याद रहे ये टॉपिक एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे, मेरी गारंटी है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी इस तरह से टॉपिक नहीं पढ़ाएगा जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। स्कूल में अकेडमी में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और ये सारी मेहनत ना फ्री में आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आप बदले में प्यार मोहब्बत दिखाएं, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं, सारी बुक वाली चीजें बताऊंगा आसान करके। तो स्टार्ट हम यहां से लेते हैं कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर ना बार मैग्नेट को डिस्कस करके आ रहे हैं। तो ये हमारे पास मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अब हम ये बात पीछे सीख के आ रहे हैं कि वो जो मैग्नेट के अराउंड उसका मैग्नेटिक फील्ड एक खास रीजन तक लाई करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड रियल में होता है, दिखता नहीं है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस की सूरत में हम शो कर सकते हैं। कैसे किया था कि कंपास लिया था, उस कंपास को लेके उस मैग्नेट के अराउंड डिफरेंट पॉइंट्स या प्लेसेस के ऊपर आप पुट करते गए थे। उसके अंदर जो नीडल होती है नॉर्थ एंड साउथ वाली, वो नॉर्थ वाला पोल जो है या एंड जो है वो जिस डायरेक्शन में लाई करता है उधर ही हम पॉइंट या डॉट लगा देते हैं। वो सारे डॉट ड्रा करने के बाद जैसे ही उन डॉट्स को पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इस तरह हमारे पास फील्ड लाइंस शो हो जाती है। तो यहां से हमें पता यह चला था कि भाई नॉर्थ से फील्ड निकलता है और साउथ में इन होता है। तो मैग्नेट के जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड से लाइंस की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। फिर यहां पे आके फील्ड खत्म नहीं हो जाता बल्कि इन साइड देखें ऐसे जाता है। तो फिर अंदर मैग्नेट की इन साइड जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है साउथ टू नॉर्थ। ये देखें साउथ टू नॉर्थ, याद रख लें, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आउटसाइड फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे नॉर्थ टू साउथ। और इन साइड पूछे तो साउथ टू नॉर्थ। तो फिर यहां से एक चीज और आपको मिल गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं। देखे ना, यहां से फील्ड आया और यहां से फिर खत्म नहीं होता बल्कि ऐसे जाता है। तो ये देखिए एक लूप बन रहा है। तो फिर आपको यहां से पता चल गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बेटे क्या बनाती हैं, लूप बनाती हैं। बस ठीक है। तो ये आपके 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। अब डेस्टोस आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात भी पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो जब किसी वायर या कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। पढ़ी है ना ये बात, याद है ना? नहीं है याद तो फिर याद रख ले कि किसी वायर या कंडक्टर में से जब करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो अब आप यही वायर लेट कर लें कि ये आपके पास एक लॉन्ग थिन वायर है, कॉपर की वायर है। ठीक, जब आप इसी वायर को इस तरह से वाउंड अप करते हैं, उसके काफी सारे लूप्स बना लेते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है उसके अंदर ऐसे लूप बने होते हैं ना, फिर उसके 2 एंड्स बाहर निकले होते हैं। तो जब आप इसी वायर को इस तरह से वाउंड अप करते हैं कि उसके अंदर काफी सारे लूप बन जाते हैं और वो एक सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल बन जाती है, इसे कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जिक्र बुक कर रही है, मैं बुक से भी बताऊंगा, सारी बुक वाली बातें कर रहा हूं, लेकिन आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाते जाएंगे, इंशाल्लाह टॉपिक आपको आसान लगेगा। बुक से देखेंगे सारे थ्योरी के पैराग्राफ्स हैं, समझ नहीं आएगी कि यार इसको कैसे समझें, क्या कुछ तैयार करें। इस तरह से चलेंगे, एक एक चीज समझेंगे, गौर से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। सही है। तो एक सिंपल वायर कॉपर के लिए उसको इस तरह से वाउंड अप किया, वो एक सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल बन गई इस तरह की, इसे कहते हैं सोलेनॉइड। बस, सोलेनॉइड किसी बला का नाम नहीं है। ये डेफिनेशन आ सकती है पेपर में कि व्हाट इज मीन बाय सोलेनॉइड, तो उसको आपने डिफाइन करना होगा, वो मैंने डेफिनेशन यहां लिख दी है। पहले समझ लें कि सोलेनॉइड क्या है, एक सिंपल कॉपर वायर लें, उसको आप इस तरह से वाउंड अप कर दें तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल बन जाएगी, उसी को कहते हैं सोलेनॉइड। ये अब सोलेनॉइड है, क्लियर है जी। अब आपने डिफाइन इस तरह से करना होगा, अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। बस, टाइटली का वर्ड इसीलिए यूज किया है कि अगर आप धागा ले उसको इस तरह से वाउंड अप करें, फिंगर के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दें, लूप तो बन जाएंगे, जैसे उसको निकालेंगे तो वो लूप सारे मिक्सअप हो जाएंगे। तो उस तरह का केस नहीं लेना बल्कि थोड़ी सी टाइटली लेनी है, क्लियर है जी। तो सोलेनॉइड की कहानी समझ आ गई। अब यही चीज मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं, ये सारा बेसिक है, आगे यही चीजें आएंगी समझ में तो आगे वाली चीजें सारी हो जाएंगी तैयार। तो अब ये वाली कहानी यहां पे चलाते हैं कि जब सोलेनॉइड
यानी कि कॉइल में से करंट पास करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो ये देखें नीचे यहां पे बैटरी लगी होगी, बुक ने नहीं लगाई, आप बस समझें कि भाई नीचे ये सर्किट पूरा क्लोज होगा, यहां से बैटरी लगी है, उस बैटरी से ये करंट जा रहा है। ले जी ये करंट की डायरेक्शन है, करंट ऐसे गया, ये नीचे से होता हुआ फिर ये ऊपर वाले लूप में, फ्रंट वाले लूप में ऐसे जाएगा, यानी कि ये देखें ये ऐसे जाएगा, फिर यहां से होता हुआ ये देखें ये नीचे से होता हुआ फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे से होता हुआ ये ऊपर आया, ये ऊपर आया। एक डायरेक्शन बस शो कर ले, नीचे वाली जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये देखें ये देखें फिर यहां से होता हुआ ये बाहर निकल आया। अब ये है करंट, नीचे बैटरी लगा रखी होगी ना, तो जब सर्किट क्लोज हो जाए ना फिर करंट फ्लो करता है। तो करंट के लिए जरूरी है सर्किट का क्लोज होना। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो क्लोज नहीं किया हुआ, भाई समझा तो रहे हैं कि समझे कि यहां से करंट आ रहा है तो इसका मतलब नीचे बैटरी लगी होगी, सही है ना। तो अब बेटे यहां पे देखें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के फ्लो करने की वजह से जब किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है ना। तो फिर यहां देखें करंट पास कर रहा है ना, तो फिर यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो भाई वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो इसके इनसाइड लाई कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है इनसाइड, और आउटसाइड पे भी थोड़ा बहुत है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब इस सोलेनोइड के इनसाइड अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालें बाहर, तो उसके लिए ना आप यूज करेंगे बेटे राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। ये देखें इसको हम आगे पढ़ेंगे भी सही, ये आ रहा है राइट हैंड ग्रिप रूल, ये आ रहा है बुक में राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। इससे आप उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे जो यहां पे अंदर पैदा हुआ है। कैसे, ये देखो जो करंट की डायरेक्शन है ना उस डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करवाना है। देखिए सामने वाले लूप में करंट ऊपर जा रहा है ना, तो ये देखें फिंगर्स को इस तरह से सेट कर लें, ये देखें ऊपर जा रहा है, फिर नीचे वाले पीछे वाले लूप से ऐसे नीचे आएगा, ये देखें फ्रंट वाले लूप से ऐसे गया, ये जा रहा है, ये देखें फिर पीछे से ऐसे होता हुआ फिर से ऐसे आएगा, ठीक है। तो फ्रंट वाले लूप की जगह आप सेट कर लें, देखें ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इस तरह से फिंगर्स को सेट करें, थंब को छोड़ेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा ना वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को थंब इंडिकेट कर रहा होगा। बस ये है राइट हैंड ग्रिप रूल का मतलब। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करवाए, थंब को छोड़ेंगे, थंब देखें इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहां पे नॉर्थ पोल होगा इस तरफ। तो फिर मैं यहां लिख देता हूं कि भाई ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा होगा, साउथ। जाहिर सी बात है नॉर्थ अलग से तो नहीं हो सकता ना, नॉर्थ साउथ दोनों ही होंगे। तो ये नॉर्थ मिल गया, ये साउथ मिल गया। अब आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, तो फिर इसका मतलब ये है वो फील्ड जो इसके अंदर पैदा हो गया है। ये देखें ये मैंने शो कर दिया इस तरह से। अब आपको पता है कि नॉर्थ से निकलता है ना, तो ये देखें डायरेक्शन सेट कर दें, ये नॉर्थ से फील्ड निकला और साउथ में इन हुआ। लो जी इस तरह से बेटे ये वाला फील्ड आ जाता है जो कि बुक ने यहां पे शो किया है। ये देखें नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में इन हो रहा है। पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह से है, तो मैंने आपको यहां पे समझा दिया। इसका मतलब आपने यहां पे सीखा क्या, आपने ये सीखा जब चार्जेस मोशन में आते हैं तो फील्ड प्रोड्यूस होता है, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा क्योंकि करंट ने पास किया है ना कॉइल में से, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड को आप बार मैग्नेट वाले फील्ड की तरह शो कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। इसका मतलब चार्जेस की मोशन की वजह से फील्ड पैदा हो रहा है। और आगे जो चीजें हम लेके चलने वाले हैं वो है मैग्नेटिक मटेरियल के अबाउट। तो मटेरियल की जब आप बात करते हैं तो वहां पे क्या है, एटम्स, और एटम के अंदर कहानी चलती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब फिर हमें समझना है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मतलब वहां उस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है। होगा नहीं होगा, थोड़ा होगा, कैंसिल हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, चीजों को वो अट्रैक्ट कर लेगा, ये सारी चीजें वन बाय वन यहां पे डिस्कस करेंगे। बस जहन में ये रखें कि इन सारी चीजों को डिस्कस करने का मतलब ये था, क्योंकि ये बुक ने फर्स्ट सारा पैराग्राफ इसी के बारे में बताया है। ये देखें दोनों डायग्राम भी हैं, आप इस तरह से समझ के करें, रट्टा ना लगाएं। यहां से भी याद करने वाला कुछ भी नहीं है, जो याद करने वाली थी वो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, हमें टाइम लगेगा, चीजें क्लियर कर दूंगा। अब आपने एटम से ही, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल को आगे डिस्कस करना है, तो उसी मटेरियल के अंदर एटम्स हैं, एटम से ही कहानी स्टार्ट करेंगे और आगे इंशाल्लाह आपको सारी चीजें समझ आती जाएंगी। तो ये देखें, ये है जी आपके पास, लेट करें एटम। एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बातें ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है यहां तक। अब डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी एटम की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो दो मोशन हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ऑर्बिटल मोशन और नंबर 2 स्पिन मोशन।
तो हम यहां पे ना इस केस में न्यूक्लियस की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो याद रख लें, आप ये बात पढ़ के आए कि भाई न्यूक्लियस तो होता है बाउंड, वो तो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता नहीं, तो लिहाजा इसकी ऑर्बिटल मोशन नहीं है। जब ऑर्बिटल मोशन नहीं है तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से फील्ड भी नहीं होगा। क्लियर? हां, न्यूक्लियस की स्पिन मोशन होती है, अपने ही शेल के अबाउट रिवॉल्व करता है, इसकी स्पिन मोशन होती है। तो स्पिन मोशन की वजह से यहां थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन वो इतना थोड़ा होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। अब किसी चीज को जब आप निग्लेक्ट करते हैं तो वो तभी करते हैं जब उसको दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो, उसके मुकाबले में दूसरी चीज बहुत ज्यादा हो, तब आप उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां जो मैं केस डिस्कस करूंगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का, भी समझाता हूं। उसमें फील्ड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से उसका फील्ड ना होने के बराबर है। लिहाजा उस न्यूक्लियस की स्पिन मोशन की वजह से जो थोड़ा बहुत फील्ड पैदा होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर एज अ रिजल्ट, गौर से सुने, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस की कहानी में ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से फील्ड जीरो है। फील्ड क्या है? जीरो। इसका मतलब यहां पे न्यूक्लियस की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से रिजल्टेंट फील्ड क्या है? जीरो है। यहां कोई फील्ड पैदा नहीं हुआ, यह रिजल्ट मिल गया। क्लियर? अब कोई आपको धोखा देना चाहेगा तो धोखे में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको चीज समझा दी है। अब आ जाए यहां पे इलेक्ट्रॉन की कहानी समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अबाउट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जैसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसकी ऑर्बिटल मोशन है। अब ऑर्बिटल मोशन, देखिए मोशन में आया तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा। तो पहले ऑर्बिटल मोशन को समझे। ऑर्बिटल मोशन का मतलब यह है कि देखें इस पॉइंट के अबाउट ना, ये मुझे इलेक्ट्रॉन समझे, मैं ऐसे रिवॉल्व करूंगा, ये देखें, इसका मतलब मैं ऑर्बिट में मूव कर रहा हूं, यह है ऑर्बिटल मोशन। उसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। क्लियर? अब इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन भी होती है। स्पिन मोशन का मतलब वो अपने ही एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करेगा। तो जो स्पिन मोशन होगी उसका मतलब है कि वो अपने ही एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करेगा। तो उस स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएंगे तो रिजल्टेंट आपको अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिस मटेरियल की आप बात कर रहे होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मटेरियल क्या होगा? मैग्नेटिज्म। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैग्नेटिज्म ड्यू टू न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नेटिज्म है या इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो दो वजह से है। नंबर वन ऑर्बिटल मोशन से और नंबर टू स्पिन मोशन से। तो इन दोनों फील्ड्स को जब आप ऐड अप करेंगे तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की वजह से मटेरियल मैग्नेटिक है। ठीक है जी? तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से है, क्योंकि उनकी दोनों मोशन की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जी स्पिन मोशन का क्या मतलब है? भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखें, ये समझ लें ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, सिर्फ समझें। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा ना ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा तो सिर्फ ऑर्बिटल मोशन होगी, बल्कि ये ऐसे जाएगा। देखें इस ऑर्बिट के अंदर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे देखें। अब ऑर्बिट में भी जा रहा है और अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व भी करता जा रहा है, ऐसे जाएगा, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है? तो ये इसका मतलब अपने एक्सिस के अबाउट भी वो रिवॉल्व करता जा रहा है, स्पिन मोशन है, और ऑर्बिट में जो मूव कर रहा है वो उसकी ऑर्बिटल मोशन है। तो इन दोनों मोशन की वजह से यहां पे फील्ड होगा, उसको आप ऐड अप कर देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट फील्ड होगा। लिहाजा हमने यहां से साबित कर लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। क्लियर? अब हम जो मर्जी मटेरियल लेंगे उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि भाई वो किस वजह से मैग्नेटाइज। तो फिर यहां से बेटे आपको एक एमसीक्यू मिल गया। अब मैं आपसे एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखें, इस तरह से आ सकती है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज। मैग्नेटिज्म का सोर्स एटम के केस में, एटम के केस में मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्ट पैदा हुआ है वो किस वजह से हुआ है? न्यूक्लियस की वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है, न्यूट्रॉन की वजह से है, या इलेक्ट्रॉन की वजह से है? चार ऑप्शन हो सकती है। तो अब जो कुछ आपको पढ़ाया जल्दी से बताएं। तो वीडियो को यहां पे पॉज करके जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहां पे मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट है एटम में वो किस वजह से है। यहां पे जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन मैंने आपको बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है वो आप यहां पे लिखेंगे। कमेंट करके जरूर लिख दें कि भाई किस वजह से यहां पे मैग्नेटिज्म है। क्लियर है जी? अब आ जाए आगे, आखिरी बात, एन एटम हैज सम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखें ना, अब एटम यहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रख रहा है ना बेटे, तो एन एटम हैज सम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। अब यहां पे अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है
तो फिर इसका मतलब ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यही एटम अब एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। टाइनी मैग्नेट क्या बुलाएं, ये ठहरे, एक टाइनी छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फील्ड पैदा हुआ है वो इस तरह का होगा। तो आइटम क्या है, एक टाइनी मैग्नेट। तो फिर इसका मतलब ये देखें, एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिस तरह से मैग्नेट का फील्ड है उसी तरह यहां पे फील्ड ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये पोल बन गया नॉर्थ, क्योंकि एक पोल तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये बन गया साउथ। नॉर्थ से फील्ड निकल रहा है, साउथ में आएगा। तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर? फिर से सुने, जब आपके पास कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एटम के केस में होगा, ये देखें है ना, तो फिर याद रखिएगा वो एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। टाइनी मैग्नेट की तरह मतलब इस तरह से फिर बिहेव करेगा, क्योंकि उसका फील्ड है ना। अब वो किस तरह का फील्ड होगा, इसी तरह का होगा। तो ये देखें, ऐसे आपने ड्रॉ कर देना है। ये इसी को क्या कहते हैं, फिर मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी, डायग्राम से समझ आ गई, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता दी। टाइम लगा लेकिन चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपको ना यहां से कोई भी धोखा नहीं दे सकता, चाहे कोई एमसीक्यू बना ले, शॉर्ट बना ले, जो मर्जी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, आपको इंशाल्लाह आता होगा। क्लियर? अब आप इसको पढ़ेंगे ना, सारी वही बातें जो मैंने आपको समझा दी है। तो मैं यहां पे आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, खुद देख लीजिएगा, आखिर में डेफिनेशन भी है वो मैंने यहां पे लिख भी दी है। क्लियर है जी? अब आगे आ जाए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल में ना हमारे पास वैसे 5 टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स ही हैं जो आगे डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नेटिक मटेरियल की टाइप्स पूछ ली जाए तो आपने ये 3 मेंशन कर देनी है। वैसे 5 होती है टोटल, डाया, पैरा, फेरो, एंटीफेरो और फेरी। ये 5 होती हैं। हमारी बुक में यहाँ पे 3 डिस्कस की जा रही है शॉर्टकट। वैसे डिटेल में इसको पढ़ा सकते हैं, बड़ी क्लास में आके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बुक की हद तक इसको हम डिफाइन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। सारी बुक वाली वर्डिंग लिखूंगा लेकिन जरा आसान करके, क्योंकि बुक में आप देखेंगे ना अल्फाज थोड़े आगे पीछे हैं, वो आपसे डेफिनेशन रट्टा नहीं लगा पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने ना जरा आसान करके लिख दी है, यही लिखेंगे, ठीक है ना। नंबर नहीं करते, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जो आपको डराता है ना कि यार बुक वाली लाइनें लिखे, वर्ड लिखे, गलत है, उसको खुद को नहीं पता। आप आसान करके बात को समझ के लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बात ठीक होनी चाहिए। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल बेटे यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से ना हल्का सा जरा चेक कर लूं कि भाई वीडियो बन भी रही है कि नहीं। ये ना हो कि मैं यहां पे जोर लगाता रहूं और उधर से पता चले वीडियो नहीं बन रही। ठीक है, बन रही है, शुक्र है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। द मटेरियल्स इन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एड अप टू 0 आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्या मतलब, देखें एटम के लिए 2 मोशन डिस्कस करके आ रहे हैं ना, ऑर्बिटल और अपना स्पिन। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पैदा हुआ है ना। तो यहां पे भी हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि देखें क्या कह रहा है। कहता है कि एटम, ये देखें एटम के इलेक्ट्रॉन की मोशन कौन सी बेटे, स्पिन और ऑर्बिटल। एटम में इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो जाए तो फिर वो मटेरियल कहलाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। एटम में इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो जाए तो यह मटेरियल कहलाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। आसान है डेफिनेशन, लिख लेंगे। अब सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया है? भाई अभी बताएंगे आपको। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा। डेफिनेशन तो याद हो गई, रट्टा लगा लेंगे, समझ भी आ गई, लेकिन पता कैसे चलेगा किसी मटेरियल को देख के कि वो डाया है, पैरा है, फेरो है? ये आगे आपको बताता हूं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, सर ये फील्ड 0 क्यों हो जाता है डाया में? सर फील्ड 0 क्यों हो जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल में? बेटा याद रखिएगा, ये मैंने रीजन लिख दी है, बिकॉज दीज मटेरियल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे मटेरियल होते हैं कि बाय नेचर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो इसीलिए डायामैग्नेटिक मटेरियल में फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो दीज मटेरियल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये रीजन लिख दीजिएगा। बुक ने नहीं लिखी, आपका क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, इसलिए मैंने आपको आंसर दे दिया। क्लियर है जी? अब आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शनों की कोई से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको आती हो, पता हो कि भैया ये डाया में है।
या फिर शॉर्ट में पूछ सकता है कि इसकी एग्जांपल मेंशन करें, तो आपकी बुक ने यहाँ पे एग्जांपल दी है जी, कॉपर, बिस्मथ और वाटर एटसेट्रा। ये 3 लाजमी याद रखें, इसके अलावा भी हैं लेकिन ये 3 लाजमी याद रखें, अगर एमसीक्यू आएगा तो इन्हीं में से बनाएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है। लो जी, डायामैग्नेटिक मटेरियल की कहानी खत्म। अब आ जाए पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। इसमें फील्ड जीरो नहीं होता, एड अप हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फील्ड होगा, बस बाकी बात सारी वही लिखी हुई है। द मटेरियल्स इन विच द ऑर्बिटल, मटेरियल की जगह आप सब्सटेंस का वर्ड भी यूज कर सकते हो। द मटेरियल्स इन विच द ऑर्बिटल, मैंने वही वर्डिंग लिखी है जो बुक वाला लिख रहा है यहां पे, ठीक है ना, सारी चेक कर सकते हैं, वही वर्डिंग है, लेकिन अल्फाज को जरा जोड़ के अच्छा बना के लिखा है ताकि जरा रट्टा लगाने में आपको आसानी हो। द मटेरियल्स इन विच द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम सपोर्ट ईच अदर एंड द एटम्स बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जब जाहिर सी बात है फील्ड, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन का फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो फील्ड एड अप हो जाएगा, फील्ड एड अप हो जाएगा तो रिजल्टेंट आपको फील्ड मिलेगा। जब फील्ड एड अप होकर रिजल्टेंट में आपको कुछ ना कुछ मिलता है तो फिर वो आपके बाद एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यही बात पढ़ाई है ना, तो फिर टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो पैरा के लिए याद रख लें, फील्ड कैंसिल आउट नहीं होता, बल्कि स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करता है, रिजल्टेंट आपको फील्ड मिलता है, जिसकी वजह से एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर? अब यहां पे आपने कहना है सर जी फील्ड एड अप कैसे हुआ, कैंसिल क्यों नहीं होता? यहां तो चलो कैंसिल होने की वजह पता चल गई, यहां कैंसिल क्यों नहीं होता? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो दीज मटेरियल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं साथ साथ आपको रीजन भी बता रहा हूं, ठीक। अब एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड लिथियम, इसके अलावा भी आप दे सकते हैं एग्जांपल। पैरा में तकरीबन वो फेरो वाली भी चल जाती हैं, आयरन, निकल, ठीक है, लेकिन आपकी बुक ने सिर्फ ये 2 दिए हैं तो आप यही मेंशन करें ताकि अगर कोई एमसीक्यू आए तो फिर आप इन्हीं 2 में से कोई सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम और लिथियम जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है। लो जी लास्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरो में ना अच्छा खासा फील्ड होता है, पैरा की निस्बत ज्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बस ये कहानी है, तकरीबन कहानी पैरा वाली होती है कि ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से फील्ड एक दूसरे को फुली तौर पे सपोर्ट करता है, उधर थोड़ा बहुत कम करता है, सही है, लेकिन यहां पे ऐसे समझे कि 100% करता है, ज्यादा करता है। क्लियर? तो फिर यहां पे वही चीजें लिखी हुई है, मटेरियल्स इन विच द एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे, इस अंदाज में वो करता है कि सो दैट द एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट एंड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सही है, वो चीजों को भी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, कोई आप मटेरियल या चीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के करीब लेके जाएंगे वो जल्दी से उसको अट्रैक्ट कर लेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग है, अंदर उसका फील्ड स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक दूसरे को फुली तौर पे सपोर्ट कर रहा है, ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसके अंदर तो बाकी चीज डिस्कस कर ही नहीं सकते, बस इसमें तो हमें पता चल गया कि फुली तौर पे सपोर्ट हो रही है तो फील्ड स्ट्रांग होगा। क्लियर? फिर आगे इसको जरा लेके चलेंगे अगले टॉपिक में। एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? आयरन, स्टील, इन्हीं को अक्सर आप यूज करते हैं ना, निकल एंड कोबाल्ट, सही है जी। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब आपको यहां पे बताऊंगा अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स के अंदर कि आपको कैसे पता चलेगा किसी मटेरियल को देख के कि यार ये पैरा है, डाया है, फेरो है। समझ तो इधर से आ गई, डेफिनेशन याद होगी, एग्जांपल्स पता चल गई, रीजन पता चल गई। किसी मटेरियल, मैं कोई मटेरियल आपके सामने रख दूं, हाँ भी बताओ ये डाया है, पैरा है, फेरो है, तो आपको बताना चाहिए ना, तो कैसे देख के बताएंगे? तो वो चीज आपको यहां से समझाते हैं, ठीक है जी। ले जी, अब है हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स का टॉपिक। तो इसमें देखें सारे थ्योरी के पैराग्राफ्स है, यहां से आप पढ़ेंगे तो आपको जरा समझ नहीं आएगी, मैं आसान करके आपको यहां पे समझा देता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो बेटे सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन मार्क कर लीजिए मैग्नेटिक डोमेन की, सही है, बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। द ग्रुप ऑफ एटम्स इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल? ये जो अभी पढ़ाया है, डाया, पैरा, फेरो, इस टाइप के मटेरियल्स के जो एटम्स का ग्रुप है उसका साइज वो बता रहा है 0.1 मिलीमीटर है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है कि साइज कितना है बेटे, 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब आप इसको देख सकते हैं, नजर आ जाएगा ना, बस फिर ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डोमेन, ये जो रीजन हैं ये कहलाते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। क्या मतलब? देखें ये आपके पास सपोज करें कोई क्रिस्टल है, मटेरियल है, इसके ऊपर देखें ये रीजन बने हुए हैं, ये बने हुए हैं ना रीजन, ये देखें ये रीजन बने हुए हैं। तो इन्हीं रीजन्स को आप मैग्नेटिक डोमेन का नाम देते हैं, ये मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। और इन रीजन के अंदर जाहिर सी बात है ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, एटम्स, इनको बोल सकते हैं, इनको डोमेन भी बोल सकते हैं। तो जब मैं कहूं ना मैग्नेटिक डोमेन,
ये लफ्ज बोलूं तो आपने समझ आना है कि वो रीजन के अंदर ये एरो भी शामिल है। तो इन जनरल हम ये पूरी बात कर रहे होते हैं मैग्नेटिक डोमेन की। तो ये मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन, ये भी डोमेन, ये भी मैग्नेटिक डोमेन। तो ये सारे रीजन जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक डोमेन्स। अब आपने इधर सीखना ये है कि भी आपको कैसे पता चलेगा, कोई आपको मटेरियल दे दे, आप उसका कैसे पता लगाएंगे कि भी ये मटेरियल डाया है, पैरा है, फेरो है। यही चीज आपको यहां पे सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो यहां से पढ़ने की बजाय मैं आपको आसान करके यहां पे बता देता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखें जी, आपके सामने कोई मटेरियल आ गया, उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे ना, और रिजल्ट भी बने होंगे। तो ये सपोज कर लो, ये देखो ये आपके पास कोई मटेरियल आ गया, क्रिस्टल आ गया, उसके ऊपर देखें ये रीजन है, ये आपके पास सारे एटम जो है ना रैंडमली, इनके डोमेन्स, इनकी डायरेक्शन देखो ये सारी रैंडमली है, ये कोई एक डायरेक्शन में सेट नहीं हुई। अलाइनमेंट किसको कहते हैं, सीधा हो जाना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाना, एक डायरेक्शन में आ जाना। तो हमने इनकी अलाइनमेंट बेसिकली करनी है, इन डोमेन्स की। अभी देखें यहां पे कोई अलाइनमेंट नहीं है, सारे रैंडमली नजर आ रहे हैं। अब ये मटेरियल मैं आपको देता हूं, बताओ भैया डाया है, पैरा है, फेरो है। तो आप क्या करेंगे, आप इस मटेरियल को उठाएंगे, एक परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करोगे, रखोगे। तो जैसे ही ये मटेरियल फील्ड में आएगा, इसका मतलब कौन से फील्ड में आया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखोगे। जैसे ही रखोगे तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि इनकी खासियत है, ये आहिस्ता आहिस्ता से चलते चलते उस डायरेक्शन में सेट होंगी जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल फील्ड होगा। तो ये देखें, इस मटेरियल को मैंने उठाया, एक मैग्नेट के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इसको रख देना, प्लेस कर देना, या आप सोलेनोइड कॉइल के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये देखें, मैंने इसी मटेरियल को उठाया, जब मैंने इसको उठा के इधर ही बल्कि बना लेता हूं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से आप इसको सोलेनोइड कॉइल में रख दें, ठीक है। इधर से आप जाहिर सी बात है करंट होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि हम निकाल चुके हैं, वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। तो ये देखें, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ बन गया, ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में होगा। तो ये देखें, उसी मटेरियल को उठाया, एक सोलेनोइड कॉइल के अंदर रख दिया। सोलेनोइड कॉइल में जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, अभी पढ़ा के आया हूं, सही है। तो यहां से करंट देंगे, करंट की वजह से फील्ड पैदा हो जाएगा। तो उस फील्ड के अंदर देखो आपने मटेरियल को प्लेस कर दिया। अब जो इस फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये देखें, ये वाली, ये कोशिश करेंगी डोमेन्स कि अपने आप को इस फील्ड की डायरेक्शन में सेट करें। तो लेट कर लो के रखने के बाद ये वाला मटेरियल आपको मिल गया कि वो जो डोमेन्स थी वो सारी इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। अगर इस तरह से जब ये वाली सिचुएशन थी तो इसका मतलब मटेरियल डीमैग्नेटाइज था, ये वाली डायग्राम, ये देखें, सही है। तो अब यहां पे देखें, जब आपके पास ये वाली सिचुएशन बनेगी, यानी कि फील्ड के अंदर रखने के बाद आपने देखा कि इस रीजन की ये वाली डायरेक्शन हो गई है, इस रीजन में ये सारी डोमेन सेट हो गई है, इस रीजन में ये डोमेन सेट हो गई है, इस तरह से आपका मटेरियल बन गया। अब आपको पता चल गया कि भाई ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों, डाया में फील्ड क्या हो गया था, रिजल्टेंट जीरो, कैंसल आउट हो गया था ना, अभी डेफिनेशन पढ़ा के आया हूं। तो यहां देखो, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन कैंसल आउट, सेम आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इफेक्ट कैंसल हो जाएगा फील्ड का। इसी तरह यहां पे देखें, नीचे और ये ऊपर, ये कैंसल हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, ये कैंसल हो जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर, तो ये कैंसल हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या आ गया यहां पे, जीरो। तो जिस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जीरो आ जाए रिजल्टेंट, तो वो कौन सा मटेरियल होता है, डाया। तो आप समझ गए कि भाई सर जी ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, पता चल गया। अब मैं फिर से कोई मटेरियल दे देता हूं, हाँ भाई बताओ, सपोज करो वो डाया नहीं है, वो कैसे पता चलेगा कि पैरा है या फेरो है। फिर उस मटेरियल को उठाओ और आप जाके उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे। तो लेट करो जी, मैंने वो मटेरियल उठाया और उसको आके मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, इस तरह से। ये देखें, ये सोलेनोइड कॉइल आ गई ना, करंट गया, करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ये करंट की डायरेक्शन शो करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है। ये मैं सारी बात अभी पढ़ा के आया हूं, ये देखें। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सोलेनोइड कॉइल के अंदर आपने इसको क्या करना है, प्लेस कर देना। ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका क्या है बेटे, साउथ पोल है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, समझ आ जानी चाहिए बेटे, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। तो नॉर्थ से फील्ड निकला साउथ में, देखें इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आपने इस मटेरियल को रख दिया। जैसे मटेरियल को रखेंगे, अभी उसका पता नहीं है ना, तो वो जो डोमेन्स हैं मैग्नेटिक डोमेन, ये अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगी, सेट करना शुरू कर देंगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सटर्नल। तो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये जा रही है, ये वाली देख रहे हैं ना, ये वाली।
तो हमारे जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो भी अपने आप को सेट करने की कोशिश करेंगे बाय नेचर। ये इनके बस में नहीं है कि ये खुद इधर उधर, सॉरी, बल्कि इनके बस में है कि बस ये जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड मिलेगा ना, ये खुद ब खुद शुरू हो जाएगी चलना। तो ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को सेट करते 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 टाइम लग सकता है, करते 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 एक वक्त आएगा अच्छा खासा टाइम के बाद हमने देखा कि काफी सारे मैग्नेटिक डोमेन्स जो है उन्होंने अपने आप को सेट कर लिया है। बस कुछ डोमेन्स हैं, ये देखो इक्का दुक्का, वो सेट ही नहीं हो पा रही। तो फिर इसका मतलब देखें, फील्ड सपोर्ट कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक डोमेन्स एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में आ गई हैं, तो सारा इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, बल्कि फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो पैरा में क्या समझाया था कि फील्ड एड अप हो जाता है, सपोर्ट करता है, कुछ नहीं करता कुछ करता है। तो ये देखें बहुत सारा कर रहा है लेकिन कुछ नहीं भी कर रहा, तो इसका मतलब ये मटेरियल कौन सा होगा, ये पैरा होगा। इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अब आप फिर एक और एग्जांपल है, कोई मटेरियल आ गया, सपोज करते हैं वो डाया भी नहीं है पैरा भी नहीं है, तो फेरो का कैसे पता चलेगा? उस मटेरियल को उठाएं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ले लें, लूप ज्यादा बना लें अच्छे खासे। तो जब आपने उस मटेरियल को रखा तो कुछ देर के बाद हमने देखा कि यार उस मटेरियल के अंदर जो सारी डोमेन्स है ना, सारी डोमेन्स, मैं इधर ही बना लेता हूं, ये देखें, ये सपोज कर लो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं। अब यहां से करंट गया ऐसे, तो फिर ये आप रूल लगाएंगे जब, तो मैं सपोज करो जी इधर बना लेता हूं, ये देखें ये फील्ड लाइंस बना लेता हूं, ये इधर बना लेता हूं नॉर्थ, इधर बना लेता हूं साउथ, सिर्फ समझाने के लिए। यार ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये नॉर्थ से निकला और साउथ में इन हुआ, बस चीज समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखें जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है ना, जैसे हमने मटेरियल को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो कुछ देर के बाद हमने देखा वो जो सारी मैग्नेटिक डोमेन्स है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो गई है, सारी की सारी। ये देखो कोई एक भी नहीं है जो इधर उधर जाए, सारी डोमेन सेट हो गई है। इसका मतलब जब फुली स्ट्रांगली एक दूसरे के दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर वो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। अभी यहां पे आपको डेफिनेशन लिख के दी थी कि यहां पे फुली तौर पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो अब देखें सारी मैग्नेटिक डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर चुकी हैं। अब ये आपका मटेरियल कौन सा है? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इस तरह से आपको पता चलता है, क्लियर। अब हम कहेंगे मटेरियल कंप्लीटली तौर पे मैग्नेटाइज हो गया है। तो जब सारी मैग्नेटिक डोमेन्स, रीजन किसी तरह के भी बना सकते हैं, ये जरा आसान हो जाता है इस तरह से, जब सारी मैग्नेटिक डोमेन्स अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेती हैं तो इसका मतलब होता है वो मटेरियल क्या हो गया बेटे? मैग्नेटाइज हो गया। सही है जी। जब रैंडमली हो तो फिर वो आपके पास डीमैग्नेटाइज है। लो जी, यहां तक ये सारी चीजें आपको समझा आती हैं। अब वो आपसे ये एग्जांपल पूछ सकते हैं, ये आखिरी दो पैराग्राफ बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने मेंशन भी कर दी है, ये आप बुक से देखेंगे, जल्दी से बुक पे आ जाए कि आपके पास वो कौन सा मटेरियल है जिसको बहुत जल्दी मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो आप उसमें एग्जांपल में मेंशन करेंगे सॉफ्ट आयरन। सही है, सॉफ्ट आयरन एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको आप जल्दी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे उसको फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे उसकी फौरन से मैग्नेटिक डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे, तो मटेरियल क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। यही बात यहां पे लिखी हुई है, क्लियर। उसके बाद भाई ऐसा मटेरियल कोई बताएं जो जल्दी से मैग्नेटाइज ना हो जाए लेकिन जल्दी से ना हो, और फिर इतना हो जाए मैग्नेटाइज हो जाने के बाद वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी ना हो। ये जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है सॉफ्ट आयरन। जैसे फील्ड रिमूव करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक डोमेन्स फिर से रैंडमली फॉर्म में आती जाएंगी, तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो स्टील आपके पास हार्ड मटेरियल है। स्टील क्या है? हार्ड मटेरियल। ये जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद काफी टाइम के बाद जाके ये मैग्नेटाइज होता है। जब ये एक दफा मैग्नेटाइज हो जाए तो फिर जैसे ही फील्ड को रिमूव करते हो एक्सटर्नल को, तो ये फौरन से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, बल्कि उसके लिए भी ये अच्छा खासा टाइम लेता है। तो इसका मतलब ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। स्टील जो है ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और यही बात आपको पीछे पढ़ा के आया था जब एक्टिविटी करवा रहा था कि हमने छोटी छोटी पिन्स लगाई थी स्टील की और इधर से हमने लगाई थी आयरन की पिन्स। वो आयरन वाले को हमने नाम दिया था टेम्परेरी मैग्नेट का और स्टील वाले को दिया था हार्ड, या कह ले कि उसको हमने परमानेंट मैग्नेट का मटेरियल का नाम दिया था, परमानेंट मैग्नेट मटेरियल। तो ये चीजें मैं एक्टिविटी में आपको समझा के आऊं। देखो वही बातें वो यहां पे कर रहा है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं
कहते हैं इन सॉफ्ट आयरन द डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड इन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि सॉफ्ट आयरन के केस में जो मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं वो अपने आप को जल्दी ओरिएंटेड कर लेती है, अलाइन कर लेती है, सेट कर लेती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। आगे कहते हैं व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड, जब आप फील्ड को रिमूव करते हो तो वो फौरन से फिर रैंडमली फॉर्म में आ जाती है सॉफ्ट आयरन के केस में। दिस इज डिजायरेबल टू एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आल्सो इन ट्रांसफार्मर्स। ऑन द अदर हैंड स्टील इज नॉट सो इजीली ओरिएंटेड टू चेंज द ऑर्डर, इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड। स्टील के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना पड़ता है इस केस में, फिर जाके उसकी मैग्नेटिक डोमेन्स काफी टाइम के बाद अपने आप को अलाइन कर लेती है, और जब एक दफा अलाइन कर लेती हैं तो जैसे ही फील्ड को रिमूव करते हो तो वो फौरन से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, मतलब उसकी सारी मैग्नेटिक डोमेन जल्दी से रैंडमली फॉर्म में नहीं आ जाती, बल्कि उसके लिए भी उसको अच्छा खासा टाइम लगता है। इसीलिए हम उसको नाम दे देते हैं स्टील वाले को परमानेंट मैग्नेट का। तो ये देखें, रिटेन्स द अलाइनमेंट, दैट इज व्हाई स्टील इज यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। ये पैरा भी खत्म हो गया। अब आ जाएंगे लास्ट में इन नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स आपको देनी पड़ेगी, वो आप बेटे यहां पे मेंशन कर देंगे, जैसे सच एज एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये आपके पास नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है। यहां तक ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। अब यहीं पे बेटे देखें 8.9 वाला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कहता है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। पता तो आपको चल चुका है ना कि एक मटेरियल को मैग्नेटाइज किस तरह से करते हैं और डीमैग्नेटाइज, लेकिन यहां पे 2-3 मेथड है मैग्नेटाइजिंग के लिए और डीमैग्नेटाइज के लिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में आ सकता है। ये देखें आसान है, सिर्फ सुन ले, बुक पे इधर देखिएगा, मैं यहां से आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा, बहुत ही आसान है। कहते हैं देयर आर 2 मेथड यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइजिंग अ स्टील बार। एक स्टील बार को मैग्नेटाइज करने के 2 मेथड है, आपको मेथड के नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रोकिंग, किसको कहते हैं, रगड़ना, टच करना, टच, ठीक है, इसका आसान मीनिंग है टच करना। तो अब कहते हैं इन दिस मेथड मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन अ स्टील बार by using the magnetic field of a permanent magnet. The steel bar can be stroked in 2 ways. उसके 2 तरीके उसने बताए हैं, एक है आपके पास सिंगल टच मेथड और दूसरा है डबल टच मेथड। तो बहुत ही आसान है, ये देखें, आप एक परमानेंट मैग्नेट लें, उसका जो नॉर्थ पोल है ना वो स्टील बार के ऊपर इस तरह से रगड़ें, यानी कि यहां से स्टार्ट लें और ये ऐसे पीछे की तरफ उसको ऐसे रगड़ते जाए। जब आप इसको ऐसे स्टार्ट लेंगे तो ये अब ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता हुआ आखिरी एंड तक आएगा, ये नहीं कि चुप करके चलता जाएगा, फौरन से ये मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब देखें वहां पे फील्ड प्रोड्यूस हो गया ना, तो ये जो आपका मैग्नेट है परमानेंट, इसका फील्ड है ना, ये देखें इस रीजन के अंदर परमानेंट मैग्नेट का फील्ड। तो जब आप इसके ऊपर ऐसे टच करेंगे ना, ये देखें सिंगल टच ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। फुली तौर पे नहीं होगा तो अच्छा खासा हो जाएगा। तो यही यहां पे लिख रहे हैं, देखें अ स्टील बार इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक स्टील बार को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखें। उसके बाद आगे कहता है बेटे इट इज स्ट्रोक, उसको टच करें फ्रॉम वन एंड टू द अदर सेवरल टाइम, काफी टाइम दफा उसको ऐसे टच करें, ठीक है, ऐसे 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 ले जाएं इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे एक दफा ले जाएं, फिर 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 ले जाएं, ऐसे टच करते रहे, तो ये आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा है डबल टच मेथड। अब डबल टच मेथड में देखें, इन दिस मेथड स्ट्रोकिंग इज डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टील बार onwards with the unlike poles of the 2 permanent magnets at the same time. This method is more efficient than the first one. इस मेथड से वो कहते हैं ज्यादा एफिशिएंट है कि आप 2 परमानेंट मैग्नेट ले, देखें इसका भी फील्ड है इसके अराउंड और इसका भी फील्ड है इसके अराउंड, तो ये भी परमानेंट मैग्नेट, ये भी परमानेंट मैग्नेट। तो अब इन दोनों के ना डिफरेंट वो कहता है पोल यहां पे रखें, सेंटर में, स्टील बार के सेंटर में ले आए। एक का देखें साउथ है और दूसरे का बेटे क्या है, यहां पे नॉर्थ है। तो एक आपके पास पोल आ गया जी साउथ और दूसरा आ गया ये नॉर्थ। तो यहां पे दोनों डिफरेंट पोल्स रखने के बाद इसको इधर ले जाएं ऐसे, इसको इधर ले जाएं ऐसे, ऐसे टच करें, इधर ऐसे ऐसे टच करते रहें, तो ये मटेरियल भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये 2 मेथड है आपके पास मैग्नेटाइजिंग के। नीचे कहता है नंबर 2 पे मेकिंग अ मैग्नेट यूजिंग सोलेनाइड, और सोलेनाइड को भी यूज करके आप उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। वो मैंने तरीका सारा सिखा दिया, यहां पे ये देख सकते हैं, यही चीज दोबारा बताई गई है। और इसके अंदर आपको राइट हैंड ग्रिप रूल के बारे में बताया कि सोलेनाइड लेंगे उसके अंदर करंट जाएगा, करंट की डायरेक्शन जैसे ही आएगी, यहां पे भी बताया था, ये देखिए करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट को शो कर ले, जैसे यहां पे किया हुआ है। तो करंट की डायरेक्शन में आप ये अपनी फिंगर्स ऐसे कर्ल करवाएं, थंब को छोड़ेंगे तो थंब इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल को, तो हमें पता चल गया कि नॉर्थ इस तरफ है। तो वही चीज ये देखें यहां पे शो की गई है, करंट की डायरेक्शन में आपने ऐसे फिंगर्स को कर्ल करवाया, थंब को छोड़ा तो थंब इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल को, तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
अब जैसे आपको पता चला कि नॉर्थ पोल है तो फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर दें, नॉर्थ से फील्ड निकलता है, साउथ में इन हो जाता है। यही चीज उसने यहां पे समझा दी है। और नीचे आपके पास ये 2 नंबर की अलग से डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि राइट हैंड ग्रिप रूल को आप डिफाइन करें, तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहता है? कहता है ग्रिप द सोलेनॉइड विद द राइट हैंड। आप इस सोलेनॉइड को ऐसे, वो कहता है ग्रिप करो, पकड़ो राइट हैंड में। और फिर आगे कहता है दैट फिंगर्स आर कर्ल्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और अपनी फिंगर्स को वो कहता है ऐसे कर्ल करवाओ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में। आगे कहता है बेटे पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द सोलेनॉइड, देन द थंब पॉइंट्स टू द एन पोल ऑफ द बार एंड। और जो थंब है वो इंडिकेट करेगा बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को। इस तरह से आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है जी डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट्स, ये पूछा जा सकता है। ये मैं आपको बता देता हूं कि एक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज आपने कैसे करना है, तो उसके डिफरेंट मेथड है। बुक ने यहां पे 3 मेथड डिस्कस किए हैं। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है वो है हीटिंग इफेक्ट। जैसे ही आप यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल पे हीट अप्लाई करोगे तो वो फौरन से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो पहला मेथड क्या है डीमैग्नेटाइजेशन के लिए? बाय हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आप हीट अप्लाई करके मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। उसके बाद है बाय हैमरिंग, ठोकना, मारना, ऐसे, ठीक है, हथौड़ी लें मटेरियल के ऊपर ऐसे मारें तो मटेरियल क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज। सही है, तो इस तरह से भी आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। देखे ना, ये आपके पास जो सोलेनॉइड थी, इधर आपने एसी अप्लाई करके उस आप मैग्नेट को बाहर निकाल लें। जब आप बाहर निकाल लेंगे तो पीछे आपके पास जाहिर सी बात है एक वायर ही सोलेनॉइड की तरह बचेगी, तो आपके पास क्या है? डीमैग्नेटाइज। तो इस तरह से आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अब है जी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक 8.10 एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। याद रहे यहां से एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आ सकता है, ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करेंगे। जो लाइंस इंपॉर्टेंट होगी वो साथ साथ मार्क करवाता जाऊंगा, और डायग्राम में जो चीज समझने वाली है वो भी आपको समझा दूंगा। बस थोड़ी सी देर आपने तवज्जो से बैठना है, बातें गौर से सुननी है। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव वाइडली यूज्ड। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, बहुत सारे यूजेस हमने इसके डिस्कस किए थे। अब यहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज आ रहा है। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव वाइडली यूज्ड इन द रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड, वीडियो एंड डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या मतलब? कहता है मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में डाटा, वीडियो, साउंड की रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोमैग्नेट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है जी। मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम, यानी कि ज्यादातर जो कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम है उनमें है जी एक नंबर 1 मैग्नेटिक टेप्स और नंबर 2 डिस्क रिकॉर्डर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम कौन से हैं, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क रिकॉर्डर। इसके 2 नाम याद रख लें, ठीक है जी। आगे कहते हैं ये जो दोनों हैं विच आर यूज्ड नॉट ओनली टू रिप्रोड्यूस द ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल, ये ना सिर्फ ऑडियो और वीडियो को सिग्नल को रिप्रोड्यूस करते हैं बल्कि ये डाटा को भी स्टोर करते हैं, ठीक है। दीज मटेरियल्स आर यूजुअली कोटेड विद द आयरन ऑक्साइड। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मटेरियल हम पढ़ रहे हैं ये वाले, वो कहते हैं इन मटेरियल्स की ना कोटिंग की होती है। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स पे लैमिनेशन नहीं करवाते, कवर चढ़वाते हैं, इस तरह से वो कहते हैं इन मटेरियल्स की कोटिंग की होती है विद द आयरन ऑक्साइड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मटेरियल्स की जो कोटिंग यहां पे की गई है वो किस से की गई है, तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड वाली आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ये आपसे बेटे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे वो फिर और इसके डिफरेंट बता रहे हैं कि इसको कहां पे यूज करते हैं। सम अदर रिकॉर्डिंग मीडियम्स आर मैग्नेटिक ड्रम है, फेराइट कोर्स हैं, इस तरह मैग्नेटिक बबल्स हैं, इनके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। लो जी, इस पैराग्राफ में तो सिर्फ ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी, यहां से यहां तक यही आपने याद रखनी है। अब आ जाए मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। अब यहां पे मैं सारा आपको बाद में बताता हूं, पहले ना इसकी डायग्राम से जरा इसको समझ लें कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखें यहां पे हमारे पास ना एक यू शेप है, ये यू शेप हमारे पास रिकॉर्डिंग हेड है, ये देख रहे हैं यहां से कटा हुआ है ना, बीच में गैप है, तो ये बेसिकली यू शेप बन गया, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बेटे, यू शेप। तो अब आप देखें कि इसके ऊपर ना जिस तरह से कोर चढ़ाई जाती है आयरन कोर, वैसे इसके ऊपर कोटिंग की गई है। अब यहां पे ना हमने एक वायर लेनी है और उस वायर को वाउंड अप कर देना है। तो ये देखें ये वायर इसके ऊपर वाउंड अप की गई और उस वायर के 2 टर्मिनल होंगे, एक ये जा रहा है और दूसरा ये जा रहा है। इधर से हमने क्या करना है, एसी सोर्स लगा देना है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, मतलब ऐसा सोर्स होगा जिसकी करंट की वैल्यू वेरी कर रही होगी, चेंज हो रही होगी,
ठीक है। तो वो एसी सोर्स हमने यहां से कनेक्ट कर देना। अब करंट आएगा, जाहिर सी बात है, ये देखें ये आ रहा है जी करंट, ये करंट जा रहा है। अब इधर वाले एंड से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक। तो जैसे करंट इधर जाएगा तो ये बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। अब अपवर्ड तो हम एन को शो नहीं कर सकते ना, लिहाजा इस साइड पे शो कर देंगे, तो ये बन जाएगा। देखें ना, अभी आपको मैं राइट हैंड ग्रिप रूल सिखा के आया हूं बेटे। देखें ना, इसमें करंट जाएगा, जब करंट फ्लो करेगा तो यहां पे क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखें, ये रेड कलर का आपको मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर नजर आ रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो निकालनी है ना, कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, राइट हैंड ग्रिप रूल का इस्तेमाल करना है। फिंगर्स को आप कर्ल करवाएंगे किस डायरेक्शन में बेटे, करंट की डायरेक्शन में। तो ये करंट जा रहा है, ये देखें इधर से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे होके फिर फ्रंट वाली साइड से ऐसे जा रहा है। तो इसी तरह ये देखें, करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करवाएं, ये देखें ये ऐसे गया और ये ऐसे आ रहा है। थंब को छोड़ेंगे, थंब आपके पास एन पोल को इंडिकेट करेगा, मैग्नेट के एन पोल की तरफ ये निशानी शो करेगा। तो बेटे अब आप देखें कि अपवर्ड आ रहा है ना थंब, अब अपवर्ड तो आप एन पोल को शो नहीं कर सकते ना ऐसे, तो हम उसको राइट साइड पे शो कर देंगे, ये आ गया एन पोल। तो अब देखें, ये हमें पता चल गया एन है और ये एस है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। और इन साइड जो होता है फील्ड, वो आपके पास क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और इन साइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। क्लियर है जी, यहां पे इन साइड भी शो किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे फील्ड तो गया आर, कि ये हमें पता चल गया। अब आपने क्या करना है कि यहां पे देखें, ये जो अंदर है ना नॉर्थ टू साउथ, ये तो आपके पास फील्ड है यूनिफॉर्म, लेकिन इसके एजिस पे देखें तो एजिस पे थोड़ा सा ये स्प्रेड हो रहा है, बाहर की तरफ किनारों से फील्ड निकल रहा है। इसको आप फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंज फील्ड। ये कौन सा फील्ड है बेटे, ये वाला फ्रिंज फील्ड है। ये देखें, फ्रिंज फील्ड पेनिट्रेट्स मैग्नेटिक कोटिंग, यानी कि ये जो फ्रिंज फील्ड है वो इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। ये क्या है भाई, ये आपके पास टेप ट्रैवल है, ठीक है। इसके ऊपर जो आपको ब्लू ब्लू शेड नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये हमने मैग्नेटिक यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटिंग की हुई है। तो ये कोटिंग कर देंगे। नीचे आपके पास ये क्या है, प्लास्टिक बैकिंग, ठीक है। तो प्लास्टिक के ऊपर ये आपने इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग कर दी। कौन सा मटेरियल पूछ सकता है वो आपसे, तो आप कहेंगे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरह से ये जो आपके पास फ्रिंज फील्ड है, ये देखें ये इसके अंदर क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म पीछे पढ़ के आ रहे हैं टॉपिक, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, टेम्परेरी मैग्नेट बन गया। कि जब तक ये रिकॉर्डिंग हेड की विसिनिटी में ये मौजूद रहेगा, यानी कि इसके फील्ड में मौजूद रहेगा, विसिनिटी कहते हैं इस रिकॉर्डिंग हेड के फील्ड के अंदर अंदर, तो उसके अंदर जब तक ये मौजूद रहेगा तब तक तो ये मैग्नेटाइज है। जैसे ही उसके फील्ड से बाहर निकलेगा, उसके विसिनिटी से बाहर आएगा, तो फिर ये आपके पास डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये टैप ट्रैवल को आपने समझना है कि ये बेसिकली वर्क कर रहा है किस पे बेटे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के फार्मूले पे, वो यहां पे हम यूज कर रहे हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो भी बात यही बनती है। तो अब आप यहां पे देखें कि ये जो फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, ये सारी बातें यहां लिखी हुई है जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब जो फील्ड यहां पे इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, उस फील्ड को भी तो बाहर निकालना है ना, मैग्नेट के फील्ड की तरह। जैसे मैग्नेट का फील्ड आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड या फ्रिंज फील्ड, उसको बाहर मैग्नेट की शक्ल में बाहर निकालें। तो कैसे निकालेंगे, ये देखें बुक यहां पे निकाल के शो कर रही है कि ये एन और साउथ ये वाला पोल आ गया, ठीक है, ये आ गया एन एंड एस। उसके बाद जो फील्ड यहां पे इंड्यूस हुआ है उसको उसने यहां पे निकाल दिया है कि एस के साथ यहां पे आ जाएगा एन, और यहां पे अगर एन है तो इसके साथ आ जाएगा नीचे एस। अब इसका मतलब जो फील्ड, गौर से सुने, जो फील्ड इंड्यूस हुआ है वो इस कॉज के क्या है, अपोजिट है। देखिए ना, इस फील्ड ने इसको पैदा किया है ना, इंड्यूस हुआ है। अब जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो देखें वजह को, कॉज को अपोज कर रहा है। ये एस है तो इधर देखें एन आ रहा है, इधर एन है तो इधर एस आ रहा है। अब इसका मतलब ये लेंज लॉ यहां पे अप्लाई हो रहा है। तो लेंज लॉ को आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ये सोचेंगे सर ये अपोजिट फील्ड क्यों आया है। तो याद रखें, जो फील्ड इंड्यूस होता है वो हमेशा अपनी कॉज को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। डिटेल में आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल याद रख ले। तो इसने, इस फील्ड ने, ये जो फील्ड है सारा, इसने इसको पैदा किया इंड्यूस, ठीक है। तो जो पैदा हुआ है वो हमेशा कॉज को अपोज करता है, इसीलिए इसका ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो यहां पे ये देखें ये फील्ड आ गया, क्लियर है जी। तो इसको कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा फील्ड है बेटे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये नीचे लिखा भी हुआ है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है, और ये आपका पास क्या है बेटे, हॉर्स शो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है।
इस तरह से देखें ये मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो अब यहां से आप जाहिर सी बात है कि जो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं वो आप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कर सकते हैं। ये थी बेटे आपके पास डायग्राम। अब जो बातें मैंने बताई हैं वो सारी इस थ्योरी में लिखी हुई हैं, एक नजर देख लेते हैं। कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। ये लाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद रखेंगे कि आपके पास जो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल होता है बेटे कौन सा मेथड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि आपसे पूछेगा कि टेप रिकॉर्डिंग, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में कौन सा मेथड यूज होता है, तो आप कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का। वो आप देख चुके हैं, यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आपको समझा चुका हूं। अब आ जाए आगे, कहते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग हेड इज अ कॉइल ऑफ वायर रैप। ये मैंने सारी चीजें बता दी हैं, चलें यहां पे कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। एंड पे यहां पे देखें ऑडियो एंड वीडियो टेप्स, इसके लिए बेटे आपने याद रखना है कि इनके ऊपर कोटिंग की जाती है। किस लेयर की बेटे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भी इनके ऊपर किस चीज की या किस मटेरियल की कोटिंग की होती है, तो आप कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है, ठीक है जी। इन टेप्स के ऊपर, ऑडियो और वीडियो टेप्स के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। ये दो बातें आपने लाजमी यहां से याद रखनी है। आगे वो आपके पास साउंड और पिक्चर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। भाई यहां से अगर ये मैग्नेटाइज हो गया है तो उसके बाद जो भी आपका साउंड है या पिक्चर है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म एज वेरिंग करंट। यहां से करंट भी तो वेरी कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास एक फ्रिंज फील्ड की डेफिनेशन आएगी, उसके बाद ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। ये फ्रिंज फील्ड की डेफिनेशन आपने लाजमी तैयार करनी है, ये शॉर्ट में पूछ सकता है। तो फ्रिंज फील्ड क्या है, वो जो फील्ड बाहर की तरफ एज से बेंड हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, कर्व्ड पाथ बन रहा था, वही आपके पास फ्रिंज फील्ड है। मैं अभी आपको बता तो चुका हूं। यहाँ पे ये देखें ना, ये एंड पे देखें, एजिस पे ये फील्ड बाहर की तरफ फैल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, कर्व्ड शेप में। तो ये जो फील्ड है ना, इसको आप फ्रिंज फील्ड कहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, तो आपने ये लाजमी अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेनी है। ये बेटे आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है। तो फ्रिंज फील्ड क्या होता है, द कर्व्ड पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड द फ्रिंज फील्ड पेनिट्रेट्स द मैग्नेटिक कोटिंग ऑन द मूविंग टेप एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन द कोटिंग। बस यहां तक ये इसकी डेफिनेशन है, आगे उसने बता दिया कि ये किस काम आती है। अब आ जाए जी यहाँ पे एंड पे, द रिवर्स प्रोसेस चेंजेस द वेरिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इनटू वेरिंग करंट दैट ऑनवर्ड इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड और पिक्चर। ये भी आपको बता दिया डायग्राम में। अब नेक्स्ट है जी हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग। तो हार्ड डिस्क के बारे में तो डेस्टोरेंट्स आप मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे, और जिनकी कंप्यूटर है वो तो बहुत कुछ इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, मतलब कंप्यूटर का जितना भी डेटा होता है वो इसी के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बुक वाला क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है हार्ड डिस्क आर द सर्कुलर फ्लैट प्लेट। यहाँ पे देख सकते हैं हार्ड डिस्क जो है वो कहता है एक सर्कुलर फ्लैट प्लेट की तरह है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे कहता है मेड ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किससे बनी होती है ये, तो आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम की हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड कोटेड ऑन बोथ साइड्स विद द आयरन ऑक्साइड, यानी कि इस प्लेट की दोनों साइड्स पे हम कोटिंग कर देते हैं आयरन ऑक्साइड से। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि भाई जो आपके पास ये प्लेट है या हार्ड डिस्क है, इसकी दोनों साइड पे आप किस चीज के साथ इसकी कोटिंग करते हैं, तो आप आयरन ऑक्साइड वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, कि आयरन ऑक्साइड से इसकी कोटिंग की होती है। आगे देखें, कहता है हार्ड डिस्क कैन स्टोर, हार्ड डिस्क जो है ये स्टोर कर सकती है टेराबाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा डाटा है ये, तो ठीक है ना, टेराबाइट में ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। अब यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है कि भाई 1 टेराबाइट कितने बाइट के इक्वल होता है, 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के इक्वल होता है, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के इक्वल होता है। ये आपके कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखें 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 गीगाबाइट के इक्वल होता है, ठीक है। इसको जरा चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है गलत हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखें जी, अब ये तो आ गया गीगा में, गीगा की वैल्यू क्या होती है, ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 बाइट आ गया, ठीक है। इस तरह से भी बता सकते हैं। अच्छा, अगर यहां से 3 सिफर निकाल के इधर लें और यहां 10 रेज टू पावर 6 बना लें, तो मेगा क्या होता है 10 रेज टू पावर 6, तो यहां 10 रेज टू पावर 6 बनाए जरा। यहाँ पे ये देखें 3 सिफर और उतार लें जी, 6 हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 बचेगा, आगे आगे आपके पास बाइट, सही है। अब आप 10 रेज टू पावर 6 की जगह मेगा लगा दें,
तो ये बन जाएगा 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख बन जाएगा ना, हाँ 6 सिफर है, ठीक है। तो ये आ गया मल्टीप्लाई को छोड़ें, 10 लाख आगे आ जाएगा 10⁻6 की जगह क्या आ जाएगा, मेगा, और आगे बाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं मेगा में और गीगा में भी। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है। आगे बेटे कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस ये है कि भाई आपको पता है कंप्यूटर के अंदर ना 0-1 की लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। बाकी कोई भी आप मर्जी लैंग्वेज यूज करें, इनपुट दें, लेकिन कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ के फिर आपको आउटपुट देता है। तो 0-1 की लैंग्वेज को आप क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ये भी जहन में रखिएगा कि बाइनरी डिजिट कौन से हैं, 0-1। बाइनरी लैंग्वेज से मुराद 0-1 की लैंग्वेज। तो कंप्यूटर हमेशा 0-1 की लैंग्वेज समझता है। क्लियर है जी। उसके बाद यहां पे एक चीज और आपने याद रख लेनी है, बल्कि ठीक है वो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। बस इतनी बातें डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी बेशक एंड वाला आप छोड़ दें। अब आ जाए लास्ट में, हमारे पास है 8.11 वाला टॉपिक, सॉफ्ट आयरन एज अ मैग्नेटिक शील्ड। वैसे तो सॉफ्ट आयरन को हम पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे देखते हैं कि किस तरह से इसको एज अ मैग्नेटिक शील्ड यूज करेंगे। तो बेटे शील्ड का मतलब यही है कि आपने इसको कैसे महफूज बनाना है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन हैज हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। कहते हैं सॉफ्ट आयरन जो है ये हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी रखता है। अब भाई परमिएबिलिटी क्या मुराद है, ये क्या बला आ गई है, तो आगे नोट कर लें जरा। ये परमिएबिलिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो परमिएबिलिटी को डिफाइन करते हैं, कहते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पीछे पढ़ा के आया हूं, हो गया ना, यहां पे देखें जिक्र हो रहा है। पीछे हमने फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ का वर्ड यूज किया था, फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ को मैंने लिखा था फ्लक्स। अब देखो वही मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, बी से मुराद मैग्नेटिक, फाई से मुराद फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखें जिक्र कर रहा है। तो जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है ना वो सारा इंपॉर्टेंट था, आपको फायदा देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका वर्ड यूज हो रहा होता है। तो ये देखें आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहते हैं परमिएबिलिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, ये एक मटेरियल की ऐसी एबिलिटी है, खासियत है, टू अलाउ, जो अलाउ करती है द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को, या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं आर द नंबर ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स थ्रू इट व्हेन द मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है जब आप इस मटेरियल को किसी बाहर वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फिर ये अलाउ करता है कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने के लिए, यानी कि अपना फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्या है, किसी यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन का पास होना, तो वो फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ये पास होने देता है। तो ये आपके पास परमिएबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। परमिएबिलिटी क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है मटेरियल की कि जब आप मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है। तो पास होने की जो एबिलिटी है ना उसको परमिएबिलिटी का नाम दे रहे हैं, और इसको शो करते हैं बेटे म्यू से, म्यू से परमिएबिलिटी को शो करते हैं म्यू से। जैसे यू होता है ना उसके नीचे बस ऐसे एंड बना लेंगे तो जो म्यू बन जाएगा। लो जी आगे कहता है व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज पुट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब बता रहे हैं कि कैसे आपने पुट करना है। व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज पुट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन। भैया देखो ये मैग्नेट है एक्सटर्नल, यानी कि उसका फील्ड आ गया एक्सटर्नल, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ फील्ड लाई करता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की। तो अब यहां पे आपने बीच में क्या कर देना है, इस फील्ड के अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल प्लेस कर देना है। यहां पे लिखा हुआ है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन, उसको आप यहां पे प्लेस कर देंगे। जैसे ही प्लेस करेंगे तो अब फील्ड वाले रीजन में आ गया वो, तो फिर वो क्या हो जाएगा बेटे, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फील्ड वो क्या करेगा बेटे, फील्ड जनरेट करेगा, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो बहुत जल्दी होता है ना, पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन जो है वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये सारी बात वही पीछे वाली है कि मटेरियल उठाएं फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस मटेरियल की जो मैग्नेटिक डोमेन्स होंगी वो सारी की सारी अपने आप को अलाइन कर लेंगी, सेट कर लेंगी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब वो मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। यही बात तो वो यहां पे कर रहा है, ये देखें एंड पे, इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन। तो हो तो गई मैग्नेटाइजेशन। तो पीछे वाली सारी बात थी यहां पे। आगे आपके पास यहां पे सेंसिटिविटी की बात कर रहा है, तो सॉफ्ट आयरन की वैसी सेंसिटिविटी क्या होती है बेटे, हाई, जल्दी ये आपके पास मैग्नेटाइज हो जाता है। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन को आप गैल्वेनोमीटर में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल होती है ना, तो वहां पे भी आप यही सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। इसी तरह से ट्रांसफार्मर में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां हमें
मटेरियल को जल्दी मैग्नेटाइज करना होगा, वहां पे हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एंड पे वो कर रहा है, ये देखें ये बात लिखी हुई है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देख लें, एक लाइन आपने याद करनी है, इफ अ सेंसिटिव मैग्नेटिक डिवाइस इज इनक्लोज्ड इन अ casing of a soft iron, the magnetic flux gets established in the soft iron rather than the device. Thus the device is shielded from the external magnetic field. ये खैर पीछे वाली बात थी कि भाई उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आप क्या कर दें, शील्ड कर दें, महफूज कर दें, बंद कर दें। कोई भी इस तरह से लेयर बना लेना, ये एक्सटर्नल फील्ड है, उसके अंदर आके आयरन प्लेस करेंगे तो इसका मतलब वो क्या हो गया, शील्ड हो गया, उसके अंदर महफूज हो गया। तो जाहिर सी बात है फिर वो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स होंगी वो अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगी, तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। बस यही बातें थी यहाँ पे। खैर ये आप सारा छोड़ सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। एंड पे देखें, सॉफ्ट आयरन इज जनरली यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, बता दिया मैंने कि ट्रांसफार्मर में आप इसको यूज करते हैं एज अ कोर। और उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई परमिएबिलिटी। भाई क्यों इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी हाई है। वो आपको पीछे बता दिया कि परमिएबिलिटी से क्या मुराद है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन कैन बी इजीली मैग्नेटाइज, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कोर है वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाती है व्हेन करंट इज पास्ड अराउंड इट एंड क्विकली लॉस्ट व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड। ठीक है जी, जल्दी ये मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। कौन बेटे, सॉफ्ट आयरन। दैट इज वाई, यही वजह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज बता रहे हैं, तो ये तो आपको पता है, बेशक ये लिखें या पिछले वाले लिख दें। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इसका यूज होता है, लाउड स्पीकर के अंदर यूज होता है। इस तरह से पीछे आप पढ़ के आए हैं कि मैग्लेव ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से मैग्नेट रिले के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बाकी भी यहाँ पे चीजें बताई जा रही है। तो बहरहाल ये आपका टॉपिक यहाँ तक एंड हो जाता है। ये आपने लाजमी लास्ट वाली 3-4 लाइनें कर लेनी है, बाकी सारा ऊपर वाला छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पैराग्राफ था ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ से MCQ आ सकता है। इसी तरह से जो हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग है इसका फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और नंबर 2 पे आपने बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट याद रख लेने कि 0-1 डिजिट बाइनरी डिजिट होते हैं। उसके बाद फ्रिंज फील्ड की डेफिनेशन एक तैयार करनी है। 5-6 चीजें हो गई। उसके बाद पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 चीजें बताएंगे, ठीक है, वो आप लाजमी तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ना ही लॉन्ग है, बल्कि शॉर्ट और MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। लो जी, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। वीडियो को जरूर लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।